गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आप जानते हो कि जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, कोयला, पेट्रोल, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका हम यूज करते हैं। लेकिन इनका संपोषित प्रबंधन मीन्स कि ये प्राकृतिक संसाधन बने रहें, ये पूरी तरह से ख़त्म ना होएं, इनको हम प्रदूषित ना करें और आगे वाली जो हमारी पीढ़ियाँ आएंगी, जनरेशन आएगी, उनको भी ये मिलते रहें। इस तरह से इनकी मैनेजमेंट करें कि ये बने रहें हमारे साथ, ये ना कि ख़त्म हो जाएं या पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए और उसे कोई आगे यूज ही ना कर पाए। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मृदा, वायु और जल, इनके बारे में पढ़ा था। इनका बार बार चक्रण होता रहता है, इसके चक्रण के बारे में पढ़ा था। जल चक्कर पढ़ा था आपने, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर, ये सब पढ़े थे ना। लेकिन ये प्रदूषित भी होते रहते हैं। किससे? जब हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, जब हम ज़्यादा मात्रा में व्हीकल चलाते हैं, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो ये प्रदूषित होते हैं। पानी में नहाना, कपड़े धोना, उसमें गार्बेज फेंकना या कोई भी गंदगी जब हम फेंकते हैं पानी में, तो क्या होगा? पानी प्रदूषित हो जाता है। उस प्रदूषण से हमें अपने संसाधनों को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वन के बारे में, वन्य जीवन के बारे में, जल, कोयला, पेट्रोल की इन प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे कि इनको हमें किस तरह से यूज करें कि ना तो ये प्रदूषित हो और संपोषित प्रबंधन हो जाए इनका, कि ये बने रहें, पूरी तरह से ख़त्म ना हुए, बिना प्रदूषित हुए हम इन्हें यूज भी कर लें और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी बने रहें, ये बचे रहें। उनको किस तरह से यूज करें। और आपका पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, ये हमारी कैसी वैश्विक समस्या है। लेकिन हम कई बार तो ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून बन चुके हैं कि हम अपने पर्यावरण को हमें बचाना ही पड़ेगा। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे देश में भी बन चुके हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा हुआ है। पानी, वायु सब प्रदूषित होती जा रही है, हमारी जो ह्यूमन बीइंग की, जो लोगों की एक्टिविटीज़ है, उसी के कारण। अब कुछ जागरूकता आने के बाद क्या हुआ है? संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, हम लगातार बिना सोचे समझे इन प्राकृतिक संसाधनों को लगातार यूज कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है। इसी जागरूकता का कारण है कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नए कदम उठाए हैं, जैसे गंगा सफाई योजना। ये हमारे जागरूक होने के कारण उठाया गया है कि गंगा में 1985 में शुरू हुई थी गंगा सफाई योजना, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। उसमें क्या मिला था? कोलीफॉर्म, एक जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाता है, और जब जल में इसकी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो इस जल को पीने से या जल को यूज करने से क्या होगा? रोग पैदा हो जाते हैं। तो ये आपको इसलिए गंगा सफाई योजना चलाई गई थी, ताकि गंगा में इस तरह का कोई पोल्यूशन ना हो, कोई प्रदूषण ना हो। अब गंगा का प्रदूषण के बारे में बताया है कि गंगा, तुम्हें पता है, गंगोत्री से निकलती है, फिर वो बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर चलती है। और जो हमारी कुछ स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इनके जो 100 नगर है ना, उनमें ये एक नाले के रूप में बदल गई है। देखो कितनी ख़राब हो गई है कि लोगों ने, वो हुई कैसे है? मुख्य रूप से इसमें उत्सर्जित कचरा, लोग उसमें नगर निगम वाले कचरा डाल देते हैं बिना उसको साफ किए, उसमें केमिकल डाल देते हैं। मृत व्यक्तियों की राख, शवों को बाना, नहाना धोना और कपड़े धोना, ये सब क्या करते हैं? गंगा के पानी को ख़राब करते हैं। कई बार विषैले केमिकल उसमें जब चले जाते हैं तो मछलियाँ भी मर जाती हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया। तो नमामि गंगा कार्यक्रम चलाया जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने 2014 में नमामि गंगा कार्यक्रम चलाया, और इसका मुख्य मिशन क्या था? कि गंगा के पानी को साफ करना। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकलाप के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है, जिसको अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। अब हमारे पास कुछ तो है कि हम नाप लेते हैं कि पानी प्रदूषित है, पानी प्रदूषित नहीं है, लेकिन कुछ पानी साफ दिखाई देता है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। तो
उसको नापने के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत उपकरण चाहिए होते हैं। हम पीएच पेपर जो है उसके द्वारा भी हम जल को नाप सकते हैं कि ये अम्लीय है, क्षारीय है या ठीक है। तो पीएच पेपर की सहायता से भी हम ये सब कर सकते हैं। अब हम अगर समस्या को देख रहे हैं तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमने 8th क्लास में पढ़े थे 3R। अब हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं 5 प्रकार के R का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रिफ्यूज, इनकार करना, रिड्यूस, कम यूज करना, रीयूज, रीपर्पज और रिसाइकिल। इनकार का मतलब है जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है या जो हम वस्तुएं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं उन्हें हम खरीदने से इनकार कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के थैले को लेने से इनकार कर सकते हैं। अपने कपड़े के थैले लेके जाओ अगर बाजार में तुम्हें कुछ खरीदने जाना है तो। कम उपयोग, हमें कम से कम वस्तु का उपयोग करना चाहिए। जैसे बिजली के पंखे और बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। टपकने वाले नल की मरम्मत करवा सकते हैं। आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं उसे कम उपयोग कर सकते हैं, उन्हें वेस्ट ना करें। जब हमें बिजली के स्विचों की यूज ना कर रहे हो, हम बिजली का प्रयोग ना करो तो स्विच बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आप सोचो क्या हम कम उपयोग कर सकते हैं। हम कोयला, पेट्रोल, डीजल इनका कम उपयोग कर सकते हैं। हम व्हीकल, अगर हम अपने इन व्हीकल को कम चलाएं तो हमारा पेट्रोल और डीजल भी बच जाएगा। पुनः उपयोग मीन्स ये पुनः चक्रण से अच्छा है। हम बार बार किन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना से बोलते हैं पुनः उपयोग। किसी वस्तु का बार बार प्रयोग करना, जैसे लिफाफे फेंकने की अपेक्षा है उसमें कुछ और चीज़ रख सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतल और डिब्बे का प्रयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं। मीन्स बार बार उन चीज़ों का उपयोग करना जो एक बार इस्तेमाल में लाने के बाद उन चीज़ों को बार बार यूज करना, उसे फेंकना नहीं। पुनः प्रयोजन का अर्थ है जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उस उपयोग में नहीं लाई जाए तो उसे किसी अन्य उपयोग में यूज कर लिया जाए। जैसे टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन, कोई चीनी मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो उसमें हम पौधे उगा सकते हैं। कोई बर्तन खराब हो जाए तो हम उसमें चिड़ियों के लिए खाना रख सकते हैं, कुत्तों के लिए खाना रख सकते हैं। तो उस बर्तन को बिल्कुल वेस्ट ना करके फेंकने की बजाय हम उसका बार बार पुनः उपयोग कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए हम उसे खरीद के लाए हैं उस उपयोग में ना आए तो किसी और उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है ये चीज़ अजैव निम्नीकरण के बारे में तुमने पढ़ा था। प्लास्टिक है, धातु के बर्तन हैं, धातु हैं, ये अजैव निम्नीकरण होते हैं। इन्हें कोई भी बैक्टीरिया खा के ख़त्म नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ों को बार बार उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम हर बार नहीं बनाएंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। पुनः चक्रण, इसका अर्थ है कि हम प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं, ऐसे पदार्थों का पुनः चक्रण कर नई वस्तुएं, पुरानी चीज़ों से नई वस्तु बनाने से बोलते हैं पुनः चक्रण। इनका उत्पादन संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है कि हर बार हमें इनका नया उत्पादन करें। ये अच्छी बात नहीं है। पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना इसे बोलते हैं पुनः चक्रण। इसके लिए हम इसे कबाड़े वाले का दे देते हैं, फिर वो फैक्ट्री में ले जाता है। उन फैक्ट्री वाले से नई चीज़ें, नया कागज़ बन जाता है। पुराने कागज़ से यूज किया कागज़ जो होता है, नया कागज़ तो आपको सफ़ेद रंग का मिलेगा और पुनः चक्रण के बाद जो कागज़ मिलता है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है। तो वो कागज़ 6 या 7 बार पुनः चक्रित हो सकता है। तो पुनः चक्रण अच्छा है ताकि जब भी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। इसलिए पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना अच्छा है। जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ है जिनको बैक्टीरिया और फंगस खाकर ख़त्म नहीं कर सकते, मिट्टी में नहीं मिला सकते, उन वस्तुओं को तो ज़रूर पुनः चक्रण किया जाना चाहिए और इससे हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं होता। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे बेटा। आप इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छी तरह रीड कर लेना। जितनी बार भी इसकी रीडिंग करोगे उतने ही आपको 1 मार्क्स के इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं 1 नंबर के। तो इस लेसन को रीडिंग करने से ही आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप आराम से इसे अटैम्प्ट कर सकते हो। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं इसमें से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका ईजी सा चैप्टर है। इसको रीडिंग करोगे तो ही आप अटैम्प्ट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट।